हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पॉलिटी का फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम इसका टॉपिक कहाँ तक ख़त्म कर चुके दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति तक चैप्टर नंबर 17 तक हम लोग अभी तक में दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 17 ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, घटना चक्र राज्य व्यवस्था करके, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियो को। और देखिए दोस्तों, हम क्रमबद्ध तरीका से दोस्तों चलते हुए आ रहे हैं। देखिए शुरुआत किए एक क्रम के अनुसार दोस्तों हम लोग 17 तक पहुँचे हैं। 17 खत्म हो गया, 18 आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 18 नंबर चैप्टर। और देखिए दोस्तों, मेरे ही चैनल पे घटना चक्र का दोस्तों सामान्य विज्ञान और हिस्ट्री भी दोनों चल रहा है दोस्तों, और डेली करंट अफेयर्स और बिहार विशेष और बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। जिनको देखना है वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ढूंढ लेंगे और प्लेलिस्ट पे आपको सारा मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारा ये है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका तो हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के जस्ट बाद कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का देखिए दोस्तों थ्योरी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दोस्तों प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी दोस्तों। अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा फ्रेंड्स। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल दोस्तों है, इसमें किया गया था। और अनुच्छेद 2 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति की कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 75 के 1 के क में के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। मंत्री की संख्या संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों है जो है 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार देखिए दोस्तों 15% जो मतलब बोल रहा मंत्रालय होगा दोस्तों लोकसभा के सदस्य के, वो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और 75 के 2 के अनुसार मंत्री, देखिए दोस्तों 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है दोस्तों। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है दोस्तों। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। दोस्तों। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है फ्रेंड्स। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार फ्रेंड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या दोस्तों 51 है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अब दोस्तों प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न पहला है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए से सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। और सेकंड दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 2, 3, 4 सिर्फ सही है दोस्तों, बाद बाकी गलत है। देखिए 1 नंबर है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होती है। बाद बाकी दोस्तों 2, 3, 4 सही है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के 1 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अनुच्छेद 75 के 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। और अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, क्या होता है दोस्तों, ये नियुक्त होता है दोस्तों, नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है दोस्तों, क्या है, केंद्रीय सरकार का दोस्तों, केंद्रीय सरकार का ये मुख्य है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, डी सही है, प्रधानमंत्री का दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है। इसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह एक क नंबर सही है दोस्तों, कि क में है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे दोस्तों। और नेक्स्ट ख में दोस्तों, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और
ग में है दोस्तों किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के सदस्य समक्ष विचार के लिए रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य है दोस्तों क्या है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों सही है। कैबिनेट का क्या मतलब है दोस्तों, कैबिनेट स्तर के मंत्री है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित क्या दोस्तों, केवल कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है दोस्तों अनुच्छेद 352 में दोस्तों, अनुच्छेद 352 में। देखिए फ्रेंड्स, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, केवल 2 इसका ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 फ्रेंड्स सही है। देखिए दोस्तों, एन गोपालस्वामी अयंगर संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों के समूह, ब्यूरो, बनाए जाने कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रिया ONM ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक सही नहीं है दोस्तों। सेकंड है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1950 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ इसका भी दोस्तों केवल 2 सही है। देखिए, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है दोस्तों, ऐसे नहीं। देखिए दोस्तों, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों के विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होती है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने
कृत्यों का प्रयोग करने में इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों केवल एक सही होगा। देखिए इसमें है, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। और सेकंड है दोस्तों, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाती है। बिल्कुल गलत है, ये राष्ट्रपति के तहत की जाती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में से केवल कथन एक सत्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन में दोस्तों ये एक सही है। बात करेंगे दोस्तों, देखिए वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये सही दोस्तों। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये दोस्तों ये गलत है दोस्तों। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे, ये गलत है फ्रेंड्स। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के अविश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 75 दोस्तों, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 75 दोस्तों, अनुच्छेद 75। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदस्यों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वो लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्य सरकार से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय दोस्तों देखिए ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75 के 5 के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है। अंततः 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य ही हो सकता है और नहीं भी उस प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही है। देखिए दोस्तों, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, भारत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है दोस्तों? 6 माह तक रह सकता है दोस्तों, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदस्यों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो जाना 6 माह के बाद दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है दोस्तों। देखिए, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है दोस्तों। बाद में देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। डी में दोस्तों, मंत्रिमंडल की लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, थर्ड में अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार दोस्तों। 1, 2, 3 दोस्तों फ्रेंड्स सही है। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, 1, 2, 3। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प भी होगा। अनुच्छेद 74 के 3 संविधान में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, इसमें नहीं है। ये अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, क्योंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो देखिए, मंत्रिपरिषद देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो लोकसभा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है आज का,
और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों कल के सेशन में करके उसको कंप्लीट कर देंगे। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे वो जाके मेरे ही चैनल पे दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी करके, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और एडुटेरिया का जो दोस्तों वार्षिकी का जो बुक आया हुआ है, जो कि उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट अलग है, प्रैक्टिस सेट दोस्तों करवा रहे हैं, प्लस में थ्योरेटिकल जो उसका क्वेश्चन थी पॉइंट्स है दोस्तों, सारे पॉइंट्स को हम सीरियली बाय तरीक़ा से करवा रहे हैं ताकि दोस्तों आप लोग को समझने में आसानी होगी। और दोस्तों देखिए जो सीटेट जुलाई देने वाले होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए भी मैं अपने चैनल पे इसका मतलब सेट करवाता हूँ दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे मेरे चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।